हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने उसी डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर की सीरीज़ में, जिसमें हम एकेटिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्लैब के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये डिज़ाइन अ सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब फॉर अ रूम, जिसका आपका एरिया दिया हुआ है 7.5 मीटर इंटू 3.5, यानी कि B/L दिया हुआ है, जिसमें आपकी लेंथ जो है वो 3.5 मीटर है। क्लियर इन साइज द स्लैब इज कैरिंग एन इम्पोज लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर। लोड भी दे दिया है कि कितना कैरी कर रहा है ये, ठीक है। अब कह रहा है कि यूज़ M20 मिक्स और Fe415 स्टील, मतलब जो आपका कंक्रीट का ग्रेड है वो 20 लीजिए और स्टील का जो है वो 415 लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये स्टेप्स में सॉल्व करूँगी। स्लैब का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, तो ये ऐसे अगर क्वेश्चन, इसमें तो कहीं मेंशन किया नहीं कि वन वे स्लैब है, टू वे है, तो पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि स्लैब कौन सा है, वन वे है कि टू वे, तब हम उसकी डिज़ाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के जो स्टेप है वो अलग अलग हैं। वन वे प्रोसेस अलग है, टू वे प्रोसेस का अलग है। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं कि ये हमारा जो स्लैब यहाँ पे दे रहा है, जो डिज़ाइन कर रहे हैं हम, वो वन वे है कि टू वे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है Ly/Lx। ये क्या होता है, जो लेंथ ऑफ वाई एक्सिस पे दिया है 7.5 और जो लेंथ ऑफ एक्स एक्स पे दिया है 3.5, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जो हमारी वैल्यू आएगी, अगर वो 2 से ज़्यादा होगी तो हम वन वे स्लैब को डिज़ाइन करेंगे, और अगर जो वो 2 से कम है तो टू वे स्लैब को डिज़ाइन करेंगे। यानी कि एक कंडीशन आप याद कर लो, Ly/Lx इज इक्वल टू 2। अब 2 से ज़्यादा होती है तो वन वे डिज़ाइन करिएगा, 2 से कम आएगी तो टू वे डिज़ाइन करिएगा। ये स्टेप तभी करना है जब आपको क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो कि स्लैब वन वे है कि टू वे है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे 7.5 की वैल्यू रखेंगे और 3.5 की वैल्यू रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2.14 आ रहा है, तो ये 2 से ज़्यादा हो गया। तो जब ज़्यादा है तो हम वन वे स्लैब को डिज़ाइन करेंगे। अब इसका प्रोसेस देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो निकालेंगे हम टोटल डेप्थ, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ, क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो टोटल दिया हुआ है डी की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल डी की वैल्यू निकालते हैं। कैपिटल डी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L/25, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कभी कभी कैपिटल डी की वैल्यू दे भी देती है, कभी कभी नहीं भी देती है। तो D इज इक्वल टू L/25, जिसमें L की वैल्यू जो थी वो 3.5 मीटर दी थी। जब 3.5 मीटर को mm में आप कन्वर्ट करेंगे तो 3.5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1000 से होगा तो ये 3500। तो 3500 जो है ये आपकी वैल्यू आएगी जो एल की है। तो 3500 पुट करेंगे डिवाइड बाई 25, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 140 तो कैपिटल डी की वैल्यू होगी, यानी कि जो टोटल डेप्थ हमारे पास आएगी ये 140 आएगी। अब एक और क्वेश्चन एज्यूम करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास क्लियर कवर नहीं दिया हुआ। क्लियर कवर यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू होती है जो स्पेसिंग हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं स्लैब के बीच में, दो जो हमारा स्टील मेंबर होता है उसके बीच में। तो क्लियर कवर मान के चलिए कि हमारे पास 20 का दिया हुआ है, ठीक है। और डाया ऑफ बार, जो हम लोग कवर यूज़ कर रहे हैं उसका जो सरिया हम लगा रहे हैं वो कितना का है, 10 का डाया लेके चल रहे हैं। तो जो इफेक्टिव डेप्थ यानी कि डी इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला होता है वो D-20 प्लस जो डाया आपने अज्यूम किया है उसके डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू 140 आई थी हमारे पास, तो 140 -20 है तो -20 प्लस हमने डाया लिया था 10, तो 10/2। ये प्रोसेस अगर नहीं भी याद है आपको तो एक फॉर्मूला याद रखिए, डी इफेक्टिव इज इक्वल टू D-20 प्लस 5/2, ठीक है। 5 की वैल्यू 10 थी, वही मैंने पुट किया। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 10 जाएगा 5, 20 प्लस 5 यानी 15 आएगा। 140 में से 50 माइनस होगा 125, यानी कि हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ निकल के आ गया 125 ठीक। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये दूसरा स्टेप है हमारा, इफेक्टिव डेप्थ निकल गया। अब इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ये ओवरऑल लेंथ दी हुई है जो कि है 3500 mm। अब इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, मतलब जो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आई है, ठीक है, उसमें जो हमारी एक्चुअल लेंथ दी हुई थी 3.5 मीटर उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इफेक्टिव स्पैन यानी कि पूरी लेंथ निकल के आ जाएगी कवर के साथ। तो ये 125 mm जो डी इफेक्टिव आया था ये mm में दिया है, बट जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो तो 3.5 मीटर में थी। कन्वर्ट करेंगे 125 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.125 मीटर हो जाएगा। तो 3.5 प्लस 0.125 मीटर, यानी कि एल की वैल्यू हो जाएगी 3.625 मीटर। थर्ड प्रोसेस है हमारा, यानी कि थर्ड स्टेप है डिज़ाइन लोड, यानी कि हम फैक्टर्ड मोमेंट निकालेंगे जिसको हम MU से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, पहले सारे लोड्स को हम एक बार फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमारे पास निकल जाएगा तो सारे लोड को कैलकुलेट करके उसमें 1.5 यानी कि फैक्टर लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले जो लोड हमारे पास गिवन दिया है उसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास होता है दो तरीके की लोड होते हैं, एक डेड लोड होता है, एक लाइव लोड होता है। अब डेड लोड निकालने का फॉर्मूला होता है D × B × यूनिट वेट ऑफ RCC। यहाँ पे एक ये D और B की वैल्यू हमारे पास
वो ऑलरेडी गिवन है। बट जो यूनिट वेट ऑफ आरसीसी है ये आपको याद करना पड़ेगा, जो कि होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हमेशा ये क्वेश्चन जब आप 1 की स्लैब डिज़ाइन करेंगे तो अगर डेड लोड आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया है, लाइव लोड नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी में डी और बी इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ आरसीसी होता है 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू, अब देखिए बी की वैल्यू हमारे पास मेंशन नहीं है, लेकिन हमेशा ये मान के चलते हैं कि हम जो भी लेंथ अज्यूम कर रहे हैं, जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं दी होती है तो हम उसको यूनिट में लेके चलते हैं, यानी कि उसको 1 अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे 1 जो होगा वो मीटर में वैल्यू होगी, यानी कि जब में कन्वर्ट होगा तो 1000 mm के अप्रॉक्स आएगा। और डी की वैल्यू हमने निकाली हुई थी 0.15, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा DL की वैल्यू 3.750 किलो न्यूटन पर मीटर। कैल्शियम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना, आप ऐसा भी नॉर्मली देख सकते हो। 25 से 25 हो जाएगा और 25 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 पॉइंट है तो 0, तो किलो न्यूटन पर मीटर में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइव लोड हमारे पास 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में। इम्पोज्ड लोड के नाम से कैरी कर रहा है, जब कोई लोड कैरी करता है इम्पोज के थ्रू वो लाइव लोड में कंसीडर होता है। तो लाइव लोड की वैल्यू दी थी हमारे पास 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वो हमने पुट कर दिया 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब टोटल लोड निकालने के लिए डेड लोड में लाइव लोड ऐड कर देंगे, तो DL प्लस LL। DL की वैल्यू आई थी 3.750, LL की वैल्यू आई थी 5.0। जब इसको ऐड करेंगे तो 8.750। ये हमारे पास अभी जो लोड आई है ना वो टोटल लोड है, यानी कि डिज़ाइन लोड। लेकिन हम जब कॉन्क्रीट के सॉल्व करते हैं वैल्यू न्यूमेरिकल्स तो हम फैक्टर लोड इस्तेमाल करते हैं MU। और फैक्टर लोड कभी भी कॉन्क्रीट में आप सॉल्व करिएगा तो कुछ नहीं करना, आपको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो लोड होगा, एक्चुअल लोड जो होगा वो फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8.750 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा आपके पास W की वैल्यू 13.125 किलो न्यूटन पर मीटर। यही लोड W की वैल्यू हम सारे न्यूमेरिकल में आगे के स्टेप में इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 स्टेप था। इसमें क्या है, फैक्टर्ड लोड। ये तो लोड हो गया हमारे पास। लोड के बाद हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि वैल्यू निकालनी होती है मोमेंट। अब मोमेंट का फॉर्मूला होता है WL²/8। ठीक है, तो इसमें मोमेंट निकालने के लिए W की वैल्यू अभी जो आई थी हमारे पास, अभी हर जगह यही पुट होगी, जो कि हमारे पास 13.125। L की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, जिसको हम स्पैन बोलेंगे, इफेक्टिव स्पैन, जो हमारे पास आई थी 3.625। ये 3.625 का स्क्वायर यहाँ पे पुट हो जाएगा और बाई 8 है तो बाई 8 अपॉन में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 21.6 किलो न्यूटन। ये मीटर है, पर मीटर नहीं है। मोमेंट हमेशा किलो न्यूटन इंटू मीटर में आता है, पर मीटर में नहीं आता। तो 21.6 किलो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन एम में चेंज करेंगे तो किलो न्यूटन में आएगा तो 10⁻³ चढ़ेगा। मीटर भी जब एम में चेंज होगा 10⁻³ चढ़ेगा, तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ आपके जो भी ऊपर के वैल्यूज़ है वो ऐड हो जाएंगी तो 10⁻6 हो जाएगा। तो आप इसको किलो न्यूटन मीटर की जगह लिख सकते हैं 10⁻³ न्यूटन mm। तो ये हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है इफेक्टिव डेप्थ। वो आ गया हमारे पास, D की वैल्यू आ गई। उसके बाद से हमारे पास इफेक्टिव स्पैन आ गया। अब कितना डेप्थ रिक्वायर है, ठीक है, D इफेक्टिव वो निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है XUmax/D। ये जो 0.48 है ना, ये कभी भी आपको न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में AKTU में पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ 20 जो होता है ना, कंक्रीट की जो वैल्यू होती है, जो हम लोग यूनिट लेके चलते हैं, यूनिट बोल रही हूँ, कंक्रीट का जो ग्रेड लेके चलते हैं वो 20 ही लेके चलता है। हमेशा बोलेगा M20 का ही डिज़ाइन करिए। तो M20 के लिए आप याद रख लीजिए वो 0.48 होता है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा स्लैब का, XUmax/D की वैल्यू आप 0.48 रख देना, इसके अलग कभी नहीं आता एग्जाम में। ये फार्मूला होता है हमारे पास, ये फार्मूला होता है हमारे पास D की वैल्यू निकालने का। ये जो D आप इसमें देख रहे हैं, ये D दूसरा है, ये आपका जो रिक्वायर्ड डेप्थ है ना वो है। अब इसके लिए जो जो वैल्यूज़ पता है सब पुट करिए, आपकी वैल्यू कैसे निकल के आएगी वो बताती हूँ। MU की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 21.6 इंटू 10⁻6, ये पुट कर दिया हमने। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 21.6 इंटू 10⁻6 इसलिए मैंने पुट किया है क्योंकि अब जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सारी mm में निकलेगी। अगर मीटर में निकलती तो 21.6 से पुट करती मैं, लेकिन अब mm में निकल रही है क्योंकि D की वैल्यू जो होती है वो mm में हम लोग निकालते हैं, इसीलिए सारी वैल्यूज़ mm वाली ही पुट हो गई। अगर कोई मीटर में होगा तो चेंज कर दीजिएगा। तो 21.6 इंटू 10⁻6 हो गया, 0.36 है तो 0.36। XUmax/D की वैल्यू अभी अभी आई है 0.48, 1 माइनस 0.42 है तो 0.42। XUmax/D की वैल्यू 0.48 है तो 0.48। B की वैल्यू 1 मीटर हमने अज्यूम की थी तो उसको चेंज करिएगा 1000 mm में। D स्क्वायर यही जो हमारे पास है ये D रिक्वायर है, इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, FCK की वैल्यू 20।
अब क्या करेंगे, एफ सी के की वैल्यू हमारे पास 20 जो कॉन्क्रीटली दी थी 20 थी, तो एफ सी के की वैल्यू हमने 20 रख दी। अब इस पूरे इक्वेशन को कैल्सी में पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 88 mm। कैसे आएगी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। कैल्सी को आप सबसे पहले ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब ये स्क्वायर में है, ये एक ही बार में पूरा वैल्यू पुट करेंगे, डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। आपको कोई भी इधर उधर करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको नहीं कि इधर ब्रैकेट लाओ, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप कैल्सी ओपन करिए, 21.6 लिखा है तो 21.6 पुट करिए इंटू 10:6 लिखा है, 10:6 तो 10 टू द पावर 6 चढ़ा देते, ठीक है। अब ये जो बीच में इक्वल टू का सिंबल देख रहे हैं, ये वाला इक्वल टू नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये सॉल्व करने का तरीका बताया, सिर्फ इक्वेशंस को। ये इक्वल टू प्रेस मत करिएगा, ये दो लेफ्ट एंड राइट के बीच का इक्वल टू है। इसके लिए अल्फ़ा दबा के सॉल्व पे क्लिक करिएगा, आपका इक्वल टू हो जाएगा। अब जैसे जैसे वैल्यूज़ है उसको लिखते जाइए। 0.36 है तो 0.36, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.48 है 0.48 इंटू। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब ये ब्रैकेट है तो हम हमेशा कहते हैं कि जब दो चीज़ों के बीच में कोई सिंबल हो तो ब्रैकेट लगा दीजिए। अब जैसे इनके बीच सिंबल था, ब्रैकेट लगा दिए, इनके बीच भी सिंबल है तो इसके बीच भी ब्रैकेट लगेगा। यानी अब इसको देख के चलिए, एक ब्रैकेट ओपन हुआ, एक ब्रैकेट लगा दीजिए, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन हुआ, ब्रैकेट लगाइए, 0.42 है तो 0.42, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 0.48 है तो 0.48, एक ब्रैकेट बंद हुआ, एक ब्रैकेट बंद हुआ, दूसरा ब्रैकेट बंद हुआ, दूसरा ब्रैकेट बंद हुआ, इंटू करके 1000 है तो 1000 इंटू ये डी का स्क्वायर, यही आपको निकालना है। ये अननोन है तो अननोन के लिए आप यहाँ देखेंगे तो अल्फ़ा है, और यहाँ पे छोटा सा देखेंगे तो साइन के नीचे ही ये ब्रैकेट के ऊपर एक्स बना हुआ है। तो इसको यूज़ करने के लिए आप एक बार अल्फ़ा प्रेस करिए, फिर ये प्रेस करिए, आपका अननोन एक वैल्यू आ जाएगा एक्स, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, पावर 2 लगा दीजिए, इंटू 20 है तो इंटू 20। अब ये जब पूरा इक्वेशन आप पुट कर लेंगे तो ये इक्वल प्रेस मत करिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, या फिर कोई और वैल्यू मत पुट करिएगा। अब क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे शिफ्ट का बटन है, उसके नीचे सॉल्व का लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों येलो है तो बिना शिफ्ट दबाए प्रेस नहीं करिएगा। तो शिफ्ट सॉल्व आप 2 बार करिएगा अगर पहली बार निकाल रहे हैं। मैंने इसके पहले ऑलरेडी ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो हो सकता है मे बी कैल्सी पहली बार में ही आंसर दे दे, आपकी कैल्सी नहीं देगी। आपको 2 बार शिफ्ट सॉल्व प्रेस करना है, याद रखिएगा मेरी बात। मेरी ये कैल्सी एक बार में वैल्यू दे देगी क्योंकि मैंने पहले एक बार और लगाया होगा, तो कैल्सी जो है अपने आप अडॉप्ट कर लेती है कोई आंसर। आप अगर पहली बार लगा रहे हैं तो 2 बार शिफ्ट सॉल्व प्रेस करिएगा। तो शिफ्ट सॉल्व एक बार और प्रेस करिए, शिफ्ट सॉल्व, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सेकेंड फिर से वैल्यू पुट करते हैं, 21.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल टू 0.36 इंटू 0.48 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1000 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 20। शिफ्ट सॉल्व अब हुआ आंसर कितना है, 88.47। आप इसको क्रॉस करके 88 लिख सकते हैं, क्योंकि mm में है तो कोई वैल्यू इतनी मैंडेट नहीं करती, तो डी रिक्वायर की वैल्यू आएगी 88 mm। अब देखिए 88 mm वैल्यू आई है, लेकिन एक और वैल्यू यहाँ पे आई थी 125 mm। तो आप दोनों को पहले कंपेयर करना पड़ेगा दोनों को एक दूसरे से कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो 88 mm जो है ना वो 125 mm से जो है वैल्यू वो कम है, और जो हमारे पास रिक्वायर्ड डेप्थ हम इस्तेमाल करते हैं, दोनों डेप्थ कंपेयर करके जो एक्चुअल में ज़्यादा वैल्यू आएगी वही डेप्थ हम कंसीडर करेंगे आगे की प्रोसेस में। तो हम 125 को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वाली वैल्यू ही हम डेप्थ में यूज़ करते हैं। तो यानी कि डी रिक्वायर जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, डी इफेक्टिव वाली वैल्यू यूज़ करेंगे जो कि है 125। तो आगे के प्रोसेस में जहाँ भी डी की वैल्यू आएगी हम 125 पुट करेंगे, 88 नहीं। तो अब नेक्स्ट का जो हमारा प्रोसेस है वो स्टेप नंबर 5 है, उसमें एरिया निकालेंगे, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट यानी कि AST की वैल्यू निकालेंगे। AST क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको ये जानना है कि कितने बार से यानी कितना सरिया यूज़ होगा, कितने mm यानी कि स्पेसिंग कितनी रखनी है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, ये पहले के भी क्वेश्चन जो आपने लगाए होंगे जो कि कॉलम और बीम्स के थे उसमें भी ये सेम फार्मूला इस्तेमाल होता है, तो इसमें भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा जो कि है MU = 0.87 इंटू FY इंटू AST इंटू डी ब्रैकेट में 1 माइनस AST FY अपन BDFC के। अब इसमें सब वैल्यू हमारे पास है सिवाय AST के, जिसको हमें निकालना है। जो वैल्यू आपको पता है सब पुट कर लीजिए। MU की वही वैल्यू जो आई है ऊपर
21.6 × 10⁻6.87। एफ आई की वैल्यू 415 क्योंकि स्टील का ग्रेड 415 का है। ए एस टी निकालना है, डी की वैल्यू 125 अभी आई है, पुट कर दीजिए। ए एस टी निकालना है, एफ आई की वैल्यू 415, बी की वैल्यू 1 मीटर ली थी तो वो 1000 हो गया, डी की वैल्यू 125, एफ सी की वैल्यू 20। सॉल्व करिए, आएगा आपका 524.2 mm का स्क्वायर। अब सॉल्व करके भी आपको दिखा देते हैं। 21.6 है, 21.6 इंटू 10⁻6 है तो 10⁻6 अल्फ़ा दबा के इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.87 इंटू 415 इंटू अल्फ़ा दबा के एक्स ए एस टी निकालना है आपको, इंटू 125 है तो 125 इंटू ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएंगे 1 है तो 1 लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में, चलिए एक ब्रैकेट मैंने ये लगा दिया, एक ये लगाएंगे, एक ये लगाएंगे। अब ये दोनों अपॉन में है तो एक और लगाएंगे। अब ये ब्रैकेट का सिलसिला क्या है, जैसे दो हमारे पास कोई दो, मान लीजिए दो वैल्यू हैं, उनके बीच में अगर कोई भी सिंबल पड़ेगा तो आप ब्रैकेट लगाइए। इससे क्या होता है ना, किसी को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है समझने में। तो हर सिंबल के पहले ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ दोनों के बीच में सिंबल था, ब्रैकेट लगाया, यहाँ दोनों के बीच में सिंबल था, ब्रैकेट लगाया, इन दोनों के बीच में सिंबल था अपॉन का तो भी एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया। अब इन दोनों के बीच भी एक सिंबल था माइनस का तो बड़ा ब्रैकेट एक और लगा दिया। तो एक ब्रैकेट ओपन हुआ, 1 लिखिए, 1 माइनस, एक बड़ा ब्रैकेट ओपन है, बड़ा ब्रैकेट लगाइए। फिर अब ऊपर वाला लिखना है तो छोटा ब्रैकेट ओपन है तो छोटा, ए एस टी लिखना है तो अल्फ़ा दबा के एक्स इंटू 415। अब ये वाला क्लोज करना है, क्लोज कर दिया, डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड, फिर एक ब्रैकेट ओपन हुआ, एक ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 1000 इंटू 125 इंटू 20, ये वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर तीसरा वाला ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये सारी वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, शिफ्ट सॉल्व, शिफ्ट सॉल्व। अब वैल्यू देखते हैं कितना आता है, 524.2, मैंने क्या लिखा है 524.2 mm का स्क्वायर, ए एस टी है, एरिया हमेशा mm स्क्वायर में होता है तो 524.2 mm का स्क्वायर। ये जो प्रोसेस है ना, ये इक्वेशन सॉल्व करने का, इसको रेपिटेडली देख लीजिएगा 2-3 बार, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हम एक अज्यूम करते हैं कि हम 10 mm का डाया का बार यूज़ कर रहे हैं, उस केस में ए फाई क्या निकलेगा, तो ए फाई होता है π/4 d स्क्वायर, या फिर कोई भी एरिया होता है π/4 d स्क्वायर। तो डी की जगह हमने क्या लिया था, बार जो है वो 10 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 78.5 mm का स्क्वायर होता है। स्पेसिंग निकालने का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए फाई अपॉन ए एस टी। ए फाई यानी कि आपने जो एरिया माना था वो, ए एस टी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो निकला था वो, जब तीनों पुट करेंगे तो आपके पास स्पेसिंग आ जाएगा 150.17 mm। 17 नेगलेक्ट कर दीजिए तो 150 mm का, यानी कि 150 mm की स्पेसिंग हम लेके चलेंगे। दो सरिये के बीच में जो स्पेसिंग हम लोग छोड़ते हैं ना, छोटी सी रॉड भी डालते हैं कभी कभी, उसी को स्पेसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख दीजिएगा इस इतने स्टेप के बाद कि प्रोवाइड 10 mm बार एट द रेट 150 mm स्पेसिंग, यानी कि जो आपका टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है वो, उसमें हम बार जो है वो 10 mm का लेंगे और दो बार के बीच में जो स्पेसिंग छोड़ेंगे वो 150 mm का रखेंगे। स्पेसिंग निकालने का दूसरा भी तरीका होता है, ठीक है, ये हम चेक करते हैं स्पेसिंग सही है कि गलत है। तो स्पेसिंग शुड बी लेस देन 3D, डी की वैल्यू 125 आई थी तो 375 mm आ रही है। दूसरा 300 रखते हैं और तीसरा एस जो है 150 रखते हैं, ठीक है। अब जो है ये 300 से हमेशा कम वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे 300 दिख रहा है, 300 से कम। हमारी क्या वैल्यू आई है 150, जो कि ऑलरेडी 300 से कम है। 3D जब कर रहे थे 300 से 50 से ज़्यादा हो रही थी, 300 ऑलरेडी रहता ही है, और एस हमारे पास आया 150, तो जो सबसे लीस्ट है वही इस्तेमाल करेंगे तो 150 ओके। यानी कि हम जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस प्रोसेस से हमारे पास AST आया है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अभी तक हमारा पूरा स्टेप करेक्ट है, कोई इसमें वैल्यू एरर नहीं हुआ है, ना कोई भी क्वेश्चन का कुछ भी मिस्टेक हुआ है। अब हमारे पास 2 लास्ट स्टेप हैं, क्या है वो देख लेते हैं। इतना प्रोसेस निकालने के बाद से हम 2 चीज़ें और निकालते हैं, ठीक है, क्या है वो। सबसे पहला है स्टेप नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील इन लॉन्गर डायरेक्शन। कितना स्टील हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉन्गर डायरेक्शन में, यानी कि जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एक्स वाला है, जिसमें हमारी लेंथ है, ठीक है, तो उसमें हम कितना स्टील डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है 0.15% ऑफ एक्स डायरेक्शन में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो ये परसेंट में है, डिवाइड में कर देंगे, 100% का सिंबल हट जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है B इंटू डी। आपके पास जो है 1000 जो आपकी वैल्यू थी B की वो आ गई, D की वैल्यू आपकी 150 mm आ गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 225 mm का स्क्वायर आ जाएगा।
यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा, यहाँ पे बी इंटू डी नहीं, बी इंटू एस होगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं कितना लगेगा। तो कितना लगेगा, तो लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, यानी कि 1000, स्पेसिंग हम दे रहे हैं 150 mm का। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई लेंथ है 1 मीटर का, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा कुछ रखा हुआ है अरेंज करने के लिए, और आपको पता है कितनी बीच में गैप रखने, तो आप अरेंज करके तो समझ ही जाएंगे कितना लास्ट में आ रहा है, कितनी काउंटिंग आ रही है। तो उसी को कैलकुलेट करेंगे तो 225 mm का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, मान लीजिए हम 6 mm का बार इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर से A5 निकालेंगे, पाई/4 6 स्क्वायर आपका आएगा 28.3 mm का स्क्वायर। फिर इसमें भी स्पेसिंग निकालेंगे। ठीक है, तो आपका जो है 1000 हो गया, इंटू A5 की वैल्यू जो आई थी आपका वो हो गया, अपॉन जो एक्चुअल वैल्यू आई है AST की वो हमारे पास होंगे ये 225 mm का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 125.7 mm आपका स्पेसिंग आ रहा है, यानी कि इस समय हम स्पेसिंग जो है 125 mm की रखेंगे लॉन्गर डायरेक्शन में। ठीक है, तो फिर से एक लाइन लिख देंगे कि प्रोवाइड 6 mm बार एट द रेट 125 mm सेंटर टू सेंटर डेप्थ। 2 लास्ट प्रोसेस हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 2 चेक हम इसमें निकालते हैं। ये यहाँ तक तो सॉल्यूशन था हमारा पूरा, हमने डेप्थ निकाल लिया, हमने लेंथ निकाल लिया, हमने पूरा स्टील निकाल लिया कितना लगाना है, स्पेसिंग कितने किस डायरेक्शन में रखना है वो निकाल लिया। अब 2 चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं, पहला चेक फॉर शियर, दूसरा चेक फॉर डिफ्लेक्शन। एक और होता है इसमें चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। अगर चेक फॉर डिफ्लेक्शन तक आपने निकाला है तो 9 एंड 9.5 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। तो चेक फॉर शियर का देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्ड SF शियर फोर्स निकालते हैं। उसके लिए क्या होता है, VU इज इक्वल टू होता है WL/2। W की वैल्यू हमारे पास आई थी 13.125 इंटू L की वैल्यू हमारे पास स्पैन स्टार्टिंग में क्या है 3.5/2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.97 किलो न्यूटन। ठीक है, न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, 1 0 ऐड हो जाएगा, यानी कि 22,970 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होगा, टाउ V। ठीक है, अब टाउ V ये पता है क्यों चेक करते हैं, ये शियर चेक करने के लिए 2 ही चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है, टाउ V और टाउ C। ठीक है, तो टाउ V जो है हमारे पास VU/BD इसका फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा। टाउ V इज इक्वल टू VU/BD। VU आपने निकाला, BD 1000, D की वैल्यू 125 आई थी यहाँ वाली, तो 125 हमने रख दी। सॉल्व करेंगे तो 0.18 Nm² आ जाएगा। ये आपकी टाउ V की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब सेम चीज़ कॉन्क्रीट के लिए निकालेंगे तो टाउ C। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टाउ C की जो वैल्यू होती है वो हम चार्ट से देखते हैं, जो कि टेबल नंबर 19 है। टेबल नंबर 19 में जो हमारी स्टील की परसेंटेज आती है उसके हिसाब से हम टाउ C की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए 100 इंटू AST/BD होता है, तो 100 रहेगा। AST की वैल्यू हो जाएगी 524.2। उसके बाद से आपका B की वैल्यू 1000, D की वैल्यू 125। सॉल्व करेंगे तो 0.21%। ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं ना, जो ये मैंने निकाला है, ये इसलिए निकाला है कि ये 0.21 की % के लिए कोई वैल्यू दी नहीं थी टेबल नंबर 19 में। ऊपर 0.20 दिया था, फिर नीचे 20 या 25 दिया हुआ था, इसलिए हमको ये प्रोसेस लगाना पड़ा। हर आपके केस में ज़रूरी नहीं है कि यही हो, आपके केस में कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक्चुअल वही आ जाएगा। जैसे 20 है तो 20 की वैल्यू ऑलरेडी दी होगी टाउ C की वैल्यू। टेबल नंबर 19 में जो भी आपका परसेंटेज ऑफ स्टील आया होगा उसके लिए पर्टिकुलर दी होगी टाउ C की वैल्यू। मेरी नहीं दी थी 21, क्योंकि बीच में लाई कर रहा था, इसीलिए ये प्रोसेस हमें लगाना पड़ा। ठीक है, 4 वैल्यू दी थी 0.36, 0.28, 0.15, 0.21, तो इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ा। आप मत सॉल्व करना, आप 21% आए तो 20% पे जो वैल्यू होगी वो लिख देना, क्योंकि बहुत कम फ़र्क होता है। तो टाउ C की वैल्यू जब मैंने ऐसे सॉल्व किया था तो 0.328 Nm/m² आया था। दोनों को कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, टाउ C की वैल्यू 0.18, टाउ C की वैल्यू 0.328, यानी कि दोनों जब कंपेयर करेंगे तो कंक्रीट वाले के लिए जो शेयर की वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी टाउ V से कम, यानी कि हमारा शेयर ओके। और हर बार 1 वे के केस में आपका यही आना ही चाहिए, कंक्रीट का जो शेयर है वो आपके टाउ V से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका प्रोसेस करेक्ट होगा। लास्ट स्टेप है हमारा चेक फॉर डिफ्लेक्शन। वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, तो चेक फॉर डिफ्लेक्शन निकालने के लिए इसमें भी क्या करेंगे, PT निकालेंगे। PT निकालने के लिए सेम फॉर्मूला जो P% में निकाला था, AST/BD 100 इंटू 524.2 अपॉन 1000 इंटू 125। इसमें क्या है, यहाँ पे P% निकालते ही थे, यहाँ पे P% नहीं निकाल रहे हैं, PT निकाल रहे हैं। तो PT निकालने के लिए परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.4%।
0.4% आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एस निकालेंगे हम। एफ एस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 0.58 FY AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड, ठीक है। 0.58 FY की वैल्यू 415, AST रिक्वायर्ड हमारे पास है 524.2, AST हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी है 524.2। सॉल्व करेंगे, आएगा 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। जब हम यहाँ पे और KT की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास 1.55 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास FS के अकॉर्डिंग हमारे पास KT की भी वैल्यू है, FS की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, एक बार L/D मैक्सिमम निकालेंगे, एक बार लेंथ L/D प्रोवाइडेड निकालेंगे, यानी कि मिनिमम निकालेंगे, और देखेंगे दोनों में से कौन सा आपके पास आ रहा है। यहाँ पे प्रोवाइडेड लिखिए या मिनिमम लिखिए। तो एक बार L/D मैक्सिमम निकालेंगे, मिनिमम निकालेंगे। मैक्सिमम निकालने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करते हैं KT में, तो 20 × 1.55 31 आ रहा है। और जो आपका यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करते हैं एक्चुअल में, उसको निकालने के लिए L जो हमने प्रोवाइड किया था, जो हमारे पास स्पैन आया था ना, इफेक्टिव स्पैन, वो हम पुट करेंगे अपॉन D की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई थी 3.625, ये मीटर में चेंज करेंगे तो 3625 mm आ जाएगा। वही 3625 लिखा हुआ है, और D की वैल्यू अभी अभी निकली थी ऊपर 125, वो रख दीजिए। सॉल्व करेंगे 29 आएगा, ठीक है। दोनों का निकालने का तरीका अलग है, याद रखिएगा। पहले वाले में मैक्सिमम निकालने के लिए 20 KT होता है, KT की वैल्यू 1.55 होती है, आप रख लीजिएगा। और दूसरे में मिनिमम निकालने के लिए आपको L और D की वैल्यू पुट करनी है। तो अब इस केस में मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो मिनिमम से ज़्यादा आ रही है, यानी कि आपका करेक्ट है। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम आनी चाहिए, तो 31 आया। मिनिमम है तो मिनिमम आना चाहिए, तो 29 आया। यानी कि आपका पूरा प्रोसेस जो है स्लैब का वो एकदम करेक्ट है। तो आपने चेक फॉर शियर भी निकाल लिया, चेक फॉर डिफ्लेक्शन भी निकाल लिया। टोटल इस प्रोसेस को सॉल्व करने में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 8 स्टेप लगे हैं। पहले स्टेप में डेप्थ निकालेंगे, दूसरे स्टेप में स्पैन निकालेंगे, तीसरे स्पैन में लोड डिज़ाइन करेंगे। लोड डिज़ाइन करने के बाद से हम डेप्थ निकालेंगे कि कितना हम इफेक्टिव डेप्थ कितना रिक्वायर है। उसके बाद से एरिया ऑफ स्टील, यानी कि कितना हमारे पास स्टील लगेगा, वो निकालेंगे। बीच में स्पेसिंग कितनी होगी वो निकालेंगे। उसके बाद से जो लॉन्गर डायरेक्शन है उसमें कितना स्टील डिस्ट्रीब्यूट करना और कितने स्पेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो निकालेंगे। और लास्ट में 2 चेक इस्तेमाल करेंगे, एक चेक फॉर शियर जिसमें आप टाउ सी और टाउ वी को कंपेयर करते हैं, और लास्ट डिफ्लेक्शन का जिसमें आप L/D मैक्स और L/D मिनिमम को कंपेयर करते हैं, तो आपका चेक हो जाता है। लास्ट में चेक में 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कॉन्क्रीट का जो शियर है वो हमेशा टाउ वी से ज़्यादा आना चाहिए, तो आपका प्रोसेस ओके है। और डिफ्लेक्शन में आपका हमेशा L/D मैक्स की जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल में मैक्सिमम होनी चाहिए, और L/D मिनिमम जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू एक्चुअल में मिनिमम आनी चाहिए, तो आपका प्रोसेस क्लियर है। तो ये तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने स्लैब का 1 वे स्लैब का न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। ये 1 वे स्लैब का मैंने बता दिया कि चेक कैसे करते हैं कि स्लैब 1 वे या 2 वे है। एक फार्मूला होता है Ly/Lx का, जो 2 से ज़्यादा होगा तो 1 वे का डिज़ाइनिंग होगा, और 2 से कम होगा तो 2 वे की डिज़ाइनिंग होगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने 1 वे स्लैब के बारे में न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 2 वे स्लैब के बारे में एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा रह जाएगा रिटेनिंग वॉल, जिस पे क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है। तो इसके बाद से हमारी जो ये सीरीज़ है डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर की, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।